आज की क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन के बारे में ही देखना है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जैसे यहाँ हम कोई और मोड, जैसे कैसे आप एल्गी फंजाई ये सब का पढ़ रहे थे तो कहीं पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कहीं असेक्सुअल स्पोर्स आ रहे हैं, कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है, गारंटी है कि जब मेल और फीमेल दो टाइप के गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। ये क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक फीमेल गैमेट के साथ। मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जायगोट बोलते हैं। इसको मैं फिर से बना देती हूँ नेक्स्ट पेज पे, रफ वर्क ही है बट ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर, ये पूरा बेस है एक तरीके से, अगर समझा जाए तो ये क्या है, मैम बेस है। आप इसको मैं फिर, स्क्रीन दिख अभी दिखा। हाँ नजर आ रहा होगा, देख लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बना है। हाँ हाँ, तो ये जो है ना, इसको मैं फिर से नेक्स्ट फ्रेश पेज लेके आपको समझा देती हूँ। देखिए रफ में ही सही, बट आपको समझ आएगा उससे। मैंने ये बोला कि अगर आप, ये जो चीज है इसको मैं फिर से समझा रही हूँ, फिर बाद अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ये रफ पेज है एक तरीके से, मैं बस समझा रही हूँ। है मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। मेल के अपने 100% फीचर्स रिजर्व हैं और फीमेल के अपने 100% फीचर्स रिजर्व हैं। ठीक है, उधर से म्यूट कर लेंगे, आवाज आ रही है बीच में कुछ। देखिए अब मेल क्या करेगा, बचपन से आपने पढ़ रखा है, बचपन से बोलने का मतलब जब से बायो इन द सेंस आपने पढ़ा है, आपको पता है कि मेल जो है ये स्पर्म्स बनाने का काम करता है और फीमेल ओवम प्रोड्यूस करेगी। इस प्रोसेस को, मतलब मेल ने जो स्पर्म बनाया और फीमेल ने जो ओवम बनाया, तो ये प्रोसेस हो गया यहाँ पे गेमिटोजेनेसिस। प्रोसेस क्या हो गया ये? गेमिटोजेनेसिस। और गेमिटोजेनेसिस में भी आगे जाके मैं आपको ये चीज सिखाऊंगी कि अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ओवम बन रहा है तो oogenesis। ठीक है, फिर इनके फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जाइगोट बोलते हैं। अब हम लोग प्लॉइडी पे चलते हैं। यहाँ पे शुरू में मेल और फीमेल जब तक गेमेट्स को बना नहीं देते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम को, तब तक इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है। लेकिन आफ्टर गेमिटोजेनेसिस क्या होगा, ओवम के पास भी 23 क्रोमोसोम हो जाएगा और स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो जब आप इसको फ्यूज करेंगे तो 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46, है ना? तो ये 46 क्रोमोसोम यानी जाइगोट की प्लॉइडी हमेशा हमेशा और हमेशा जब भी होगी तो डिप्लॉयड होगी, ये डिप्लॉयड प्लॉइडी को कैरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। तो जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके दिमाग में। तो वहां पे एक बात बताई गई है कि कैसे मदर मदर और फादर के जो गुण हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसमिट होते हैं। इसका जो राज है वो रिप्रोडक्शन में हिडन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छिपा हुआ है। तो रीजन क्या है? गेमिटोजेनेसिस होगा तो 100% जो फीचर्स रिजर्व है, मतलब जो ये डिप्लॉयड है, उसमें से 50% रैंडम सिलेक्शन करता हुआ क्या करेगा, ये ओवम को देगा। इधर से मेल जो है वो 50% देता हुआ किसको देगा? स्पर्म को देगा। और इनके फ्यूजन के बाद क्या होगा, जाइगोट प्रोड्यूस होगा। जाइगोट की प्लॉइडी होगी डिप्लॉयड, दैट इज 2n। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्म, डिप्लॉयड। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्म? 23। हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन स्पर्म? तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉयड है। इसकी प्लॉइडी क्या है यहाँ पे? हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड का मतलब सिर्फ एक सेट
जो है यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, उन 23 का कोई दूसरा जोड़ा जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो उसका पेयर है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इसकी स्पर्म की और ओवम की दोनों की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि मेल और फीमेल जैसे ये पेरेंट्स हुए और जाइगोट आगे जाके जो ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो इस बच्चे के जो पेरेंट हो गए उससे उस बच्चे में, उस ऑफस्प्रिंग में उसके फीचर्स और ट्रेड्स और गुण कैसे जा रहे हैं, ये कैसे पता चल रहा है आपको, किस तरीके से पता चल रहा है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पता चल रहा है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हो गया, आगे बढ़ू मैं, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम लोग। ये उसी चीज को बड़ा रफ वर्क में थोड़ा हैंग कर रहा है ये, 1 मिनट। अब देखिए, अगर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को आप स्टार्ट करें, चाहे आप एनसीईआरटी की बात करें, चाहे कोई स्टूडेंट इसको 6th 7th क्लास में पढ़ रहा हो या किसी क्लास में कोई भी बच्चा इसकी पढ़ाई करे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पेज पे सिखाया, सबसे जो पहली चीज है दैट इज गेमिटोजेनेसिस। अब देखिए, यहाँ इस गेमिटोजेनेसिस में दो वर्ड्स छिपे हुए हैं, एक है गेमिट और दूसरा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस और फॉर्मेशन होता है, और गेमेट यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, गेमेट लिखा है। ठीक है, तो गेमेट क्या हो गया, जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है खुद को फ्यूज करा के। ठीक है, तो गेमेटोजेनेसिस को मैंने यहाँ पे साफ सीधे शब्दों में बिल्कुल शॉर्टेस्ट डेफिनेशन के साथ लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। बिकॉज जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, तो मेल एंड फीमेल गेमेट बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल गेमेट जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब गेमेटोजेनेसिस यहाँ पे जेंडर वाइज हम डिवाइड करने का काम करते हैं। तो जेंडर वाइज जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मेल्स में होगा, ये सिंबल किसका है, मेल का है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। क्या मतलब है इसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो स्पर्म्स बनेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये थोड़ा 23 क्लियर सा नहीं दिख रहा, मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि इसके पास 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो ओवम है इसके पास भी क्या है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। बिल्कुल इनिशियल बेसिक इंट्रोडक्शन, आप जो समझ सकते हैं इसको तो समझेंगे। यहाँ से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जब आप इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के पेज को देखेंगे तो वहां पे आपको गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारे पहले शब्द या टर्म्स आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ मैं। अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अब यहाँ से, नेक्स्ट पेज से।
देखिए यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो होती है गैमेट और गोनेड के अंदर, है ना। आपको भी कंफ्यूजन होगा इसमें। सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं वो किस चीज में, गैमेट और गोनेड के अंदर। उनको समझ नहीं आता, दोनों जी से स्टार्ट होते हैं। अगर इंस्टेंटली बोला जाए तो ऐसा तो नहीं बोलूंगी एक जैसे, बट बच्चों को ऐसा फील होता है जैसे कि हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर दोनों एक जैसे टर्म है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए गोनाड मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, यानी बॉडी का वो पार्ट जो गेमेट बनाने का काम करता है उसको हम लोग गोनेड बोलते हैं। यानी हम सेक्स ऑर्गन ना बोल के यहाँ पे इसके लिए कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, गोनेड। मेरी बात समझ आई? सेक्स ऑर्गन की बजाय हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, गोनेड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हम याद कर सकते हैं या आप सीख सकते हैं। तो गोनेड जो है यही वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि गेमेट बनाने का काम करते हैं। ये मैंने आपको हिंदी में बताया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, गोनेड्स आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। गोनेड वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि गेमेट्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गोनेड है तो उसमें फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, तो फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस करने का काम यहाँ पे ओवरी करेगी, है ना। ओवरी का काम क्या है, यहाँ पे ओवम बनाना। तो इसका मतलब ओवरी है गोनेड और गेमेट क्या है, ओवम। क्रिस्टल क्लियर है मेरी बातें, कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारी चीजें आगे भी डिपेंड करेंगी, है ना। सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ये सारी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए, यानी फीमेल गोनेड का नाम ओवरी, फीमेल गोनेड का नाम क्या हो गया, ये फीमेल गोनेड का नाम ओवरी, ठीक है। फीमेल गेमेट का नाम ओवम। इस ओवरी के अंदर क्या फॉर्म होगा, ओवम फॉर्म होगा, ठीक है। और जब ओवम फॉर्म होगा इसके अंदर तो इसका मतलब ओवम क्या हो गया, तो गेमीट हो गया। ओवम क्या हो गया, गेमीट हो गया, ठीक है। मेल गोनेड क्या है, टेस्टिस। क्या बनाएगा ये, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं ये, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने गोनेड और गेमेट दो चीजें आपने सीखी हैं, ठीक है। याद है आपने ना 10th क्लास में एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है, ठीक है। वही याद करके यहाँ पे मैंने राइट लेफ्ट इसके प्रीवियस बैच में भी मैंने कराया, तो मैंने यही चीज सिखाई थी। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था वहां पे आपको, कि जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, एक में ओवरी लिखा है, एक में टेस्ट, जो बाकी सा ऐसा जो पेयर में प्रेजेंट नहीं है, मतलब जोड़े में नहीं है, ठीक है। अब देखिए ओवरी है राइट लेफ्ट, यानी 2 ओवरीज हैं फीमेल के अंदर, 2 ओवरीज प्रेजेंट है, तो ये तो पेयर में हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। टेस्टिस देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट। अब आप सोचेंगे कि मैंने जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट क्यों लिख रखा है। देखिए ध्यान, आप अभी क्वेश्चन सोच रहे होंगे दिमाग में कि क्या यहाँ पे टीचर ने गलत लिख दिया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है उस साइड मैंने राइट लिखा है। तो ये सही कैसे, जैसे आप हार्ट की पढ़ाई करते हैं ना कि उसको, तो ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है आपको। तो फ्रंट व्यू दिखने की वजह से क्या हो गया, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड में एक्चुअली राइट पार्ट प्रेजेंट है, और जो आपका राइट हैंड है उस साइड एक्चुअली क्या है, लेफ्ट हैंड प्रेजेंट है, मतलब लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों को क्या होता है ना कि वो यूट्रस, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है, बच्चों की आदत क्या होती है कि वो ना, मैंने हमेशा देखा है, आज तक मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मैंने नोटिस करा है ये मिड वाला जो पार्ट है यूट्रस, ये जो है, ठीक है, इसमें, और ये जो फेलोपियन ट्यूब जो इधर चल रहा है, इसमें ना बच्चे कंफ्यूज बहुत करते हैं, जबकि है जमीन आसमान का फर्क। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, अब ये भी यहाँ पे राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में, मतलब ये भी पेयर में है, ओवरी भी पेयर में है, टेस्टिस भी पेयर में, बट यूट्रस इज ओनली वन। यहाँ पे जिसके अंदर, जिसको हम लोग मदर्स वर्म बोलते हैं ना, जिसके अंदर एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, दैट इज यूट्रस। वो क्या हो गया, यूट्रस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेवल्स जो है वो मेरा काम है समझाना, उसको छोड़ के जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है।
चलिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे मूव करती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने जो एंडोमेट्रियम वगैरह लिख रखा है, ये लाइनिंग है, एक ही नहीं है, 2-3 और लाइनिंग है जो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी। जैसे होता है ना, आगे कभी कोई टॉपिक चल रहा होता है और मेरे पास यहाँ पे ये डायग्राम अवेलेबल है, तो वहां से सीधा इस पेज पे आकर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे यूट्रस जो है, इसकी अंदर वाली जो वॉल है, इनर जो लाइनिंग है, उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये मैंने समझाने के पर्पज से यहाँ पे लिख रखा है ना। ये थोड़ा सही हो जाए तो फिर मैं आगे बताना स्टार्ट करती हूँ आपको, साथ के साथ नोट भी करते चलेंगे। ये पेज जो है इसको नोट भी कर लेंगे, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। मैम फिगर इतना जल्दी थोड़ी ना बनेगा, हम स्क्रीनशॉट लेके नहीं नहीं बाद नहीं में नहीं, बना। थोड़ा थोड़ा उसको नोट कर हाँ लेंगे। हाँ, लिख लिया है मैंने उसको। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए अब एक और टॉपिक है, इंट्रोडक्शन के पेज पे ही आपके पास एनसीईआरटी में अवेलेबल है, दैट इज इंसेमिनेशन। क्या वर्ड है वो? इंसेमिनेशन। देखिए इंसेमिनेशन जो है, ये वर्ड आप बार बार सुनते हैं। इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल गेमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाना। ठीक है, तो आपने ये टर्म दो बार सुना होगा, एक है नॉर्मल इंसेमिनेशन और एक क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, स्पर्म्स हैं। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल गेमेट ही मोटाइल होते हैं, फीमेल गेमेट जो है, जैसे यहाँ पे ये ओवम है, यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम जब भी बनेगा कहाँ बनेगा? ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवरी। ठीक है, तो ओवम के पास किसको चल के जाना है? स्पर्म को। तो ऑब्वियस है कि कई बार मैंने देखा है गलती में बच्चों को ये डाउट हो जाता है जैसे ओवम को मूव करके कहीं जाना है, इसको कहीं नहीं जाना है। ओवम को इनसाइड द फीमेल बॉडी ही रहना है और मूव करके किसको जाना है? स्पर्म्स को जाना है। किसको जाना है? स्पर्म्स को जाना है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से देखिए, इधर देखिए। मेल गेमेट जो है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना, बस इतना ही है। न इसके आगे है न इसके पीछे है, कहीं कुछ नहीं है। इतना ही डेफिनेशन किसका हो गया? इंसेमिनेशन का हो गया। ठीक है, एक और वर्ड आपको नजर आ रहा है, ब्लास्टोसिस्ट। ये मैं फ्रेश पेज लेके बता रही हूँ। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में क्या होता है, सोच समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, जब ओवरी वाला जो पार्ट है, इसके अंदर से ओवम रिलीज हुआ। ठीक है, ओवम रिलीज होके चला कहाँ? विद इन फेलोपियन ट्यूब, इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे दोनों का फ्यूजन हो गया। बस स्टोरी समझना है आपको। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा? जायगोट बनेगा, एक सेल स्टेज। ये कई बार मैं बताऊंगी, रट जाएगा। जब ये जायगोट बना तो जायगोट से क्या बनेगा? ये अब माइटोसिस करेगा, 2 सेल्ड स्टेज। फिर क्या बनेगा? 4 सेल्ड स्टेज। फिर क्या बनेगा? 8 सेल्ड स्टेज। 2, 4, 8। और जैसे ही, जैसे आप अपने हाथों में ऐसा रिंग पहनते हैं ना, ऐसा, और एक साइड उसके स्टोन लगा होता है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं बच्चों को ये ट्रिक बताती हूँ कि आपको वैसा ही याद रखना है कि इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक अपीयरेंस वाला एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट।
सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके इनर साइड में क्या है, ये जो इनर साइड है इसका, इसको हम लोग इनर सेल मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनर सेल मास। और बाहरी जो सेल है, मैं क्वेश्चंस करके इसको और क्लियर कराती हूँ आपको, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्वेश्चंस फटाफट सुनते जाइए। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, सिर्फ इसमें ही कैपेबिलिटी है कि ये जाके यूट्रस के वॉल पे यहाँ पे अटैच होगा। बाकी ना तो इसमें कैपेबिलिटी है, ना इसमें है, ना इसमें है, और सिर्फ 16 है जब तक, तब भी नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गेट्स इम्प्लांटेड ऑन द यूटेराइन वॉल, यानी कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस की वॉल पे अटैच होगा। आपको आंसर क्या देना है? ब्लास्टोसिस्ट। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन अ ब्लास्टोसिस्ट? आपको ऐसे 4 ऑप्शन लिखा होगा, 8 to 16, 4 to 8, 32 to 64, 16 to 32। तो किसको टिक करना है? 16 to 32, लास्ट वाला जो ऑप्शन है। 16 से 32वें मैम सेल स्टेज को, हाँ बोलिए। इसका मतलब ये ब्लास्टोसाइट्स का जो कवरिंग है उसको ट्रिप्लोब्लास्ट सेल बोलते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो, ट्रोफोब्लास्ट मैं अच्छा यहाँ पे लिख दे, हाँ मैं इसको ठीक यहाँ से पे ब्लॉक्स में लिख देती हूँ। हाँ देखिए, TRO, अब ठीक है। हम्म। ट्रोफो, हाँ ट्रोफोब्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो अगर आपसे पूछा गया कि मेंशन द नेम ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यस, उसको? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते ट्रोफोब्लास्ट हैं? सेल, ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सेल है, और अंदर वाला जो सेल है उसको तो हम लोग इनर सेल मास ही बोलते हैं। अंदर, इनर, ये तो याद रहेगा, उसको हम लोग इनर सेल मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इनर सेल मास बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ब्लास्टोसिस्ट। तो कौन सा स्ट्रक्चर अटैच होता है यूट्रस की वॉल से? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के एक्सटर्नल लाइनिंग में कौन से सेल होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल। अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? इनर सेल मास। और एक और मजे की बात क्या है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है, चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों सेल में से आगे जाके फीटस या एम्ब्रियो में डेवलप करने का काम कौन करता है? इनर सेल मास। इनर सेल मास ही अपने आप को आगे जाके क्या करता है? फीटस या एम्ब्रियो में खुद को डेवलप कराने का काम करता है। ठीक है, ये पेज आपको आया समझ में? मैं अलग से रफ वर्क करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको मेरी बातें समझ आए, हालांकि सब कुछ है लिखा हुआ, ये देखिए। तो ब्लास्टोसिस्ट इज द 16 to 32 सेल स्टेज, अब ये भी समझाया मैंने आपको, विच गेट्स इम्प्लांटेड ऑन द फीमेल यूटेराइन वॉल। ये फीमेल के यूट्रस के वॉल पे यहाँ पे देखिए अटैच होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट हो गया। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट को आप यहाँ पे ऐसे डिटेल करके देखेंगे, तो बाहर जो ये देखिए सेल्स हैं, जो आप अभी स्पेलिंग पूछ रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर अंदर में ये जो कैविटी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अंदर में ये जो कैविटी होगी ना, उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। और इसके बाहर जो ऐसे यहाँ पे कवरिंग है, उसको हम लोग, यहाँ पे जोन लिखा है ना, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, इसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। आगे जाके आप और डिटेल में सीखेंगे इसको, है ना। तो इनर सेल मास को या इंटरनल सेल मास को शॉर्ट में समझाने के लिए, या फिर जल्दबाजी में आप लिख रहे हैं, एक बार, हाँ बशर्ते कि अगर आपके पास क्वेश्चन है तो एक बार आप बता चुके हो कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट आईसीएम इज द इनर सेल मास, कि मुझे समझ आ रही है ये बात कि इनर सेल मास क्या है, आईसीएम है, तब आप बार बार आईसीएम लिख के उस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने वाले वर्क की, आप लोग जो है यहाँ पे एमसीक्यू ही प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए भी, चाहे फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर सारी चीजें बेस्ड हैं। तो ये हो गया।
आगे जाके जब इम्प्लांट का विलुप्त होगा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में, इस ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक है, कौन सा ऐसा सेल है जो खुद को कोरियोनिक विलाई में ट्रांसफॉर्म करता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो कोरियोनिक विलाई इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। यही ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं जो आगे जाके कोरियोनिक विलाई में खुद को ट्रांसफॉर्म कराने का काम करते हैं। कोरियोनिक विलाई अभी आपको ज्यादा नहीं दिमाग पे प्रेशर देना, आगे बताऊंगी, मैं बहुत आगे बताऊंगी। अभी बस इसको छोड़ के सारी चीजें देखिए, आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पे थोड़े डिटेल्ड स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास में बैठे कंप्यूटर की क्लास में, कहीं पे भी आपने एडमिशन लिया, बहुत सारी कंप्यूटर क्लासेस चल रही होती है आजकल। जब आप बैठेंगे तो आपके टीचर आपको बोलेंगे ये मॉनिटर है सामने आपके जो स्क्रीन होगा, फिर आपको बोलेंगे ये सीपीयू है, आप बोलेंगे क्या है, ये तो हमें पता है। वो इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि उसकी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसकी पढ़ाई इसके पार्ट से ही स्टार्ट, आपको इसके पार्ट्स ना सिखाए जाए, ठीक है। कर रहे हैं इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मूव कर रही हूँ मैं। चलिए, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसकी डिटेलिंग करने जा रही हूँ। हाँ, एक चीज है, जहां भी समझ ना आए वहां मुझे टोक दीजिएगा, समझाना मेरी गारंटी है। ये जो प्रीवियस बैच को मैं पढ़ा रही थी तो मैं स्टार बनाती जा रही थी, मैं बोल रही थी कि हाँ देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो आपके लिए मैंने फिर से इनको क्या किया, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको जैसे जैसे बताती जाऊंगी वैसे वैसे वहां पे स्टार बनाती जाऊंगी। ये तो बच्चों वाला काम है, यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिन को ही स्टोर करेगा। वैस डिफरेंस है तो यहाँ खुली आंखों से दिख रहा है कि पेयर में होता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका दूसरा नाम, कई बार बच्चों को डक्टस डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और शुरू से मैं आपको सिखा ही रही हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द टेस्टिस, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे मैं वहां पे स्टार बनाती जाऊंगी, जहां डाउट होगा मुझे टोक देंगे बीच में, ठीक है। सबसे पहली चीज, TES, TIS, टेस्टिस। आपको इसके दो स्पेलिंग देखने को मिलेंगे, एक में लिखा होगा TES, और एक में यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है ऑलरेडी पहले से टेस्टिस और TES। आप बोलेंगे हाँ बात तो सही, हमने दोनों देखा है जगह जगह पे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप एक का जिक्र कर रहे हैं, टेस्टिस इज द सिंगुलर वर्ड, और अगर आप दोनों को एक साथ बोल रहे हैं तो आई की जगह ई आ जाएगा, टेस्टिस इज द प्लूरल वर्ड। बस ये अगर आप समझे तो बहुत छोटा डिफरेंस है, और अगर आप ना समझे तो आपके लिए ऐसा लगेगा इक्वल है, बट डिफरेंस तो डिफरेंस है ना। ये क्या हो गया, इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक, पेयर में प्रेजेंट है, पता है आपको। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके कोपुलेशन का काम करता है, दैट इज पेनिस। ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है दैट इज पेनिस, ठीक है। मेल्स में क्या होता है कि यही एक पैसेज है, यही एक पैसेज है जो स्पर्म भी रिलीज करने का काम करेगा और यूरिन को भी पास करने का काम करेगा, दैट इज यूरेथ्रा। हमेशा याद रखिए, कॉमन पैसेज होता है मेल्स में, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे करके एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्लांस पेनिस, ठीक है। इस टेस्टिस के ऊपर, इधर उसको ओपन करके दिखाया गया, एक ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली आप किताबों में देखेंगे ऐसे बना के, बस कैप जैसा बना के छुट्टी कर ली है।
उसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू बेस्ड किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट का हो चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, कि which part of male reproductive system is responsible for temporary storage of sperms। तो एपिडिडाइमिस जो है ये स्पर्म्स को टेम्पररी स्टोरेज करने का काम करता है। क्या करता है ये? टेम्पररी स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, मतलब बन गया यहाँ पे, इसके अंदर तो बनेगा ना, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर। ठीक है, फिर ये टेम्पररी स्टोरेज कहाँ करेगा? एपिडिडाइमिस में करता है। फिर इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू चलता हुआ कॉपुलेशन के टाइम में क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब मेल्स में 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। बहुत ध्यान से नाम याद रखेंगे उसका, मैं 1 2 3 करके लिख देती हूँ। 3 एसेसरी ग्लैंड्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। एक यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इसे छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक अजीब सा स्मेल जो है वो प्रोवाइड करता है किसको? ह्यूमन जो सीमेन निकल रहा होता है मेल्स में। सीमेन किसको बोलेंगे? सारे एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन, मतलब जो भी ये सिक्रीट करे उसमें जो स्पर्म्स मिल जाते हैं उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। सीमेन और स्पर्म में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसके ऊपर देखिए ध्यान से, ये दैट इज सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर हो गया सेमिनल वेसिकल। ये देखिए तीसरा नंबर पे क्या आ गया यहाँ पे आपका? सेमिनल वेसिकल। तीनों का नाम याद हुआ आपको? पहला क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा क्या है? सेमिनल वेसिकल। तीसरा क्या है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है एम्प्यूला। आप बोलेंगे हमने कभी किसी बुक में आज तक एम्प्यूला लिखा हुआ नहीं देखा है। सही में नहीं देखा होगा आपने, नहीं लिखा रहता है। होता ये है कि जब बहुत डिटेल्ड एनालिसिस इसकी करी जाती है तो क्या पता चलता है कि इस पैसेज के पास ना ऐसे, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, एक ना उभरा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो बायो में ऐसा जब कहीं पे स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज नोन एज एम्प्यूला। जैसे मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आप क्या नोटिस करेंगे कि जो पोर्शन वहां पे ऐसे करके टर्न करेगा ना यहाँ पे, उसको हम लोग एम्प्यूला का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? एम्प्यूला का नाम देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक डक्ट बना ना यहाँ पे, ये पैसेज है ये, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एपिडिडाइमिस से लेके और इसके पेनिस तक जाता हुआ, मतलब यूरेथ्रा तक जाता हुआ, इधर भी एपिडिडाइमिस से लेके इसके यूरेथ्रा तक जाता हुआ, जो यहाँ पे ये वायर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज वास्ट डिफरेंस, और कई किताबों में इसको डक्टस डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डक्टस डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, पेनिस को ऐसे ही ऊपर ऊपर से, मतलब जैसे होता है ना ओवरऑल हम पार्ट डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। अगर हम यहाँ से ऐसे डिवाइड करके इसको बांटना स्टार्ट करें तो बेस वाले पार्ट को हम लोग रूट ऑफ पेनिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पे ये निकला होता है मेल्स में, तो ये रूट ऑफ पेनिस हो गया। और बाहर का जो पार्ट है दैट इज बॉडी ऑफ पेनिस। ठीक है, पेनिस के बाहर एक स्किन होता है जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग पेनिस के बाहर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। इसके बाहर एक स्किनी कवरिंग होती है दैट इज नोन एज फोर स्किन। ठीक, अब यहाँ पे जब रूट ऑफ पेनिस को ध्यान से देखा जाता है तो जहां से ये स्ट्रक्चर ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे ये बल्ब लाइक जो पोर्शन अपीयरेंस देता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब ऑफ पेनिस। ये भी आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आसान है, इजी सा है, जो ऐसा अपीयरेंस देता है दैट इज बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि जहां पे ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नली अराइज करने का काम करता है, दैट इज नोन एज क्रूज ऑफ या क्रज ऑफ पेनिस। कई बच्चे इसको क्रूज बोलते हैं, कई टीचर क्रज बोलते हैं, जो बोलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्रज ऑफ पेनिस। तो ये बल्ब ऑफ पेनिस, क्रज ऑफ पेनिस और एम्प्यूला, ये आपने किताबों में नहीं देखा होगा, बट यहाँ पे आपने बेसिकली सीखा है। अब हाँ, एक चीज और है, मैं पहले ये सारी चीजें क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि डायग्राम अच्छा है ये। इससे अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रही हूँ, सुन लीजिएगा क्वेश्चंस। पहले मैं क्लीन कर दूँ, ये हैंग करना बंद करे, तो उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ, देखिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल्स। आंसर क्या होगा, फटाफट देते जाइए आंसर। आंसर क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा इसका, टेस्टिस। ठीक है। यस मैम। कोपुलेटरी ऑर्गन, हाँ कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, यही है ना जो कोपुलेशन का काम करता है। ठीक है। अब उसका पूछा ये सब जाएगा कि कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, हाँ। नेक्स्ट आपको लिख पूछा, के 1 मिनट मैं वो देखती हूँ, मैं अभी एक क्वेश्चन का पेज इसका होगा जरूर मेरे ख्याल से, मैं देखती हूँ 1 मिनट। अगर मैंने इस बैच को असाइनमेंट क्वेश्चन दिए होंगे तो जरूर होगा, वो मैं आपको शो कर देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चाहे मैं लिख भी देती हूँ, ये थोड़ा स्टड हो जाए तो मैं लिख देती हूँ। कितना 2-3 मिनट तो लगता है सारे क्वेश्चन लिखने में। आप लोग फिर उसको सॉल्व करके और सेंड कर दीजिएगा मुझे, है ना, लिख देती हूँ ओके मैं। मैम। हाँ, उससे थोड़ा सा आपका भी रूटीन बना रहता है ना। हम्म। चलिए, हाँ इसको क्लीन कर देती हूँ पहले मैं। डायग्राम अच्छा है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम में, साफ साफ सा डायग्राम है। इधर वाला क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत है इसको। अच्छा हाँ, वो चलिए इसका, अच्छा नीचे यूरिथ्रल, नीचे जो पोर्शन है ना, देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, स्किप भी हो गया बताते बताते जल्दबाजी में। देखिए जो ये ओपनिंग है ना एक्सटर्नल, समझिएगा ध्यान से, एक्सटर्नल जो ओपनिंग है जहां से मतलब फाइनली यूरिन स्पर्म रिलीज होगा, इसको हम लोग यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं। URETHRAL, दैट इज यूरिथ्रल मीटस। MEATUS, यूरिथ्रल मीटस। ये क्या कहलाएगा, यूरिथ्रल मीटस कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अब ले लेंगे इस पेज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का जो आपने बोला था मैं कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इससे और जल्दी हो जाएगा। नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन्स कर देती हूँ, इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल में क्या हो जाएगा, टेस्टिस, और फीमेल में क्या हो जाएगा, ओवरी। बस इतना ही है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देन
सेकंड क्वेश्चन लिखिए। विच पार्ट ऑफ, क्वेश्चन उल्टा कर रही हूँ, विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, which part of male reproductive system, आंसर भी बताती चलूंगी साथ के साथ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। which part of male reproductive system is responsible for production of sperms? क्या होगा आंसर? टेस्टिस ही होगा, है ना? इसका भी आंसर क्या होगा? टेस्टिस ही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए। Name the external outer opening in males for urine and sperms। क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग पूछ रहा है तो यूरेथ्रल मीटस होगा इसका आंसर। अगर मैंने पैसेज लिखा होता ना, यहाँ पे सिर्फ पैसेज लिख दिया होता तो पेनिस हो जाता, मतलब सॉरी यूरेथ्रा हो जाता, लेकिन मैं पैसेज नहीं पूछ रही, मैं बिल्कुल एक्सटर्नल आउटर ओपनिंग ही पूछ रही हूँ मैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेथ्रल मीटस, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ना। ध्यान से करेंगे, थोड़ा मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी cells are present in a blastocyst? ब्लास्टोसिस्ट में कितने सेल्स होते हैं? 16 to 32। 16 to 32 इसलिए बोला जाता है कि 16 जब डिवाइड करेगा तो 32 ही तो मिलेगा, तो वो स्टेज मतलब डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, तो हमने उसको बोल दिया 16 to 32। 36। हाँ 16 to 32। नेक्स्ट लिखिए। गिव अ टर्म for transfer of male gametes into female reproductive tract। female reproductive, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर दीजिए। इंसेमिनेशन। मतलब मैंने बोला एक ऐसा टर्म दीजिए जो कि मेल गेमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के लिए दिया जाता है, तो आंसर होगा इसका इंसेमिनेशन। नेक्स्ट लिखिए। म्यूट कर लेंगे उधर से। नेक्स्ट लिखिए यहाँ। differentiate between, यहाँ से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। गोनैड एंड गेमेट्स। गोनैड सेक्स ऑर्गन हाँ। होगा और गेमेट्स होगा। आसान, गेमेट्स को भी कुछ बोलते हैं। देखिए गोनैड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और गेमेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फिनोमेना ऑफ फर्टिलाइजेशन। गोनैड एंड गेमेट। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7th लिखिए। नेम ऑल द, ऐसे कर देती हूँ, नेम ऑल द
accessory, glands in human male। तो तीनों का नाम, तीन का यहाँ पे नाम लिखना है। ऑल लिखा गया कंफ्यूज करने के लिए, नेम ऑल द। ऐसा सुनने से लग रहा है जैसे आपको 10 का नाम लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तीन का ही नाम लिखना है। यूरेथ्रल ग्लैंड, हाँ प्रोस्टेट ठीक है, ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल और वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ठीक है, वेरी गुड। 8th क्वेश्चन। इससे क्या होता है, आपको समझ आएगा कि नहीं हमें कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमें किस तरीके से उसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। which part of male reproductive system is responsible for temporary storage of sperms? क्या होगा आंसर दीजिए। टेम्पररी ई से कुछ था, नाम भूल रहे। एपिडिडाइमिस। हाँ, एपिडिडाइमिस, हाँ, एपिडिडाइमिस। पता नहीं कहाँ हैंग कर रहा है, आगे कहाँ, इसका कर्सर भी नहीं दिख रहा। which part of male हम लोग को reproductive दिख रहा system है। is responsible? टेम्पररी स्टोरेज। नहीं, ये टाइप नहीं हो रहा, अब आगे हैंग कर रहा है थोड़ा सा। टेम्पररी स्टोरेज, हाँ स्टोरेज। थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ सेकंड्स, हो सकता है आ जाएगी। हैंग ही कर रहा है, अपने आप सही हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन भी तब तक मैं रिपीट मतलब बोल देती हूँ, लिख लीजिए। 9th क्वेश्चन लिख लीजिए। नेम द आउटर स्किन ऑफ पेनिस। नेम द आउटर स्किन ऑफ पेनिस। क्या हो जाएगा आंसर? फोर स्किन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। टेम्पररी स्टोरेज 10 बता यहाँ दीजिए तक मैम। था। ऑफ स्पर्म्स, हाँ बता रहे। और 9th क्वेश्चन मैंने बोला, यस मैम। नेम द आउटर स्किन ऑफ पेनिस। फोर स्किन हो जाएगा इसका आंसर। 10th क्वेश्चन लिख लीजिए। which two different type of which two different type of which two different type of cells are present in a blastocyst? आंसर दीजिए। Which two different type of cell है? हाँ, क्या था? ट्राइपो क्या था? ट्रोफोब्लास्ट मैं सेल्स भूल। हाँ, ट्राइपोब्लास्ट सेल्स और और इनर सेल मास, इनर सेल मास। हाँ है ना, याद हो गया। हाँ। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और इनर सेल मास, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। चलिए, ये रहा आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। टाइम भी सेव हो जाता है, टाइप करने में काफी कम टाइम लगता है। हाँ, लिखने में तो काफी टाइम जाता है ना, बट इसमें सेव हो गया। ये आपके 10 क्वेश्चन। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस का फ्लो भी बनेगा। और एक चीज और,
मैं आपको डेमो के तौर पे एक चीज दिखाती हूँ, ये तो डेमो ही है बस। मैं इस पेज से इसको मूव करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस हो गया मैम। ये? ठीक है, चलिए मैं एक बात बताती हूँ। देखिए, अगर आप इस पेज को देखें तो इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके, बस यही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको एसेसरी ग्लैंड्स कितने बताए हैं? 1 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 2 मैम प्रोस्टेट ग्लैंड, और 3, हाँ बोलिए। बुक में हम देखे थे, मतलब रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप्स, स्टेप्स वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा उस टाइप का। जैसे गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, वो देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना प्लाज्मा। कि हम स्टेप स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, ये बोल रहे हैं ना? ठीक है, हाँ वो स्टेप प्लाज्मा। समझने के बाद आप खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैं डेमो के तौर पे बताती हूँ आपको, देखिए उसमें आपको यस कुछ मैम। लिखने की रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, उधर से म्यूट करेंगे। एज फॉर ओके एग्जाम्पल, मैम। स्टेप जो है वो आप खुद से बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं डेमो के तौर पे, पहले क्या होगा? गेमेट्स बनेंगे ना, गेमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस का क्या मतलब के तैयार है, इधर फीमेल गेमेट बन के तैयार है। कॉमन सेंस लगाने से इसको फिर करना है। फिर क्या होगा? अच्छा, आप बोलेंगे अच्छा अब हमें समझ आया, अब तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस मेल गेमेट को जाना है ओवम तक, ये सब नो, है ना? तो इसका मतलब है कि गेमेटोजेनेसिस के बाद जो प्रोसेस होगा दैट इज इंसेमिनेशन। क्या हो जाएगा वो? इंसेमिनेशन, ठीक है। अच्छा, इंसेमिनेशन हो गया और दोनों का मतलब ये ट्रांसफर भी हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। स्पर्म चला गया ओवम के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। इंसेमिनेशन के बाद और कौन सा स्टेप बचा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलिएगा यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन, रफ में लिख रही हूँ मैं, है ना? अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा नेक्स्ट? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब मेरी बात समझ आ रही है? तो ये तो बच्चों का काम है, इसमें तो आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे, तो आपको स्टेप वाइज पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही पढ़ाएंगे इसको। मेरी बात समझ आ रही है? तो जितने इसके स्टेप्स होंगे इसको आप खुद से लिखना सीख जाएंगे। जैसे जाइगोट हुआ, मैं तो बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपको कंप्लीट फुल डिटेलिंग में करना है तो चलते जाइए। जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। अब कई बच्चे इसमें लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज बनेगा, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, सब कुछ वहां पे फॉर्म होगा। सबका स्टेप देते जाइए, देते जाइए। जैसे ही आपने लिखा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, आपने क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो फिर क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल से अटैच होना। तो यही बोल रहे थे आप ना? मेरी बात समझ में आई? तो ये पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं खुद ही बच्चों को होमवर्क देती हूँ कि अब आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स को रिकॉल करके खुद से लिखना है। और नीट में क्या होता है या फिर कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, इसकी शफलिंग की जाती है सारे प्रोसेसेस की, और उसको बोला जाता है कि इसको सही से अरेंज करके आपको लिखना है, ठीक है। ओके मैम, समझ गया। हाँ, ठीक है। हाँ, ये इसमें तो आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे, खुद से लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप खुद से लिखना सीख जाएंगे। चलिए, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं? नो मैम, नो मैम। हाँ, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और क्योंकि ठीक है। प्रीवियस बैच का पीडीएफ सेव था तो एक डे में बहुत सारा कंटेंट सीख लिया आपने, ये भी बेनिफिट था आपको, है ना? चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे थैंक करते हैं। यू। वेलकम। थैंक यू मैम।